अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं इस चैप्टर के तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन तमाम क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा बेहतर टूल क्यों है, ज़्यादा बेहतर यूँ कह लीजिए मेथड क्यों है। डाटा को ऑप्टिकल फाइबर से बेहतर तौर पे एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर को पुराने कन्वेंशनल मेथड्स पर प्रेफर क्यों किया जाता है। तो यही सारे सवालात एक सवाल पे सेट होते हैं, फिट होते हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें तो जो मैंने सवालात बोले हैं उन सब के जवाबात आपको समझ में आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज़ मोर यूजफुल, इस बात को समझने के लिए आप ज़रा थोड़ा सा पास्ट में जाएं और ज़रा रिकॉल करें कि हमें ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। जब ऑप्टिकल फाइबर नहीं था, डाटा तो तब भी ट्रांसफ़र हुआ करता था। तो तब डाटा को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता था। सो व्हाट वाज द मेथड टू ट्रांसफ़र द डाटा थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो डियर स्टूडेंट्स, उस वक़्त यूज़ की जाती थी ओल्ड टेक्निक, जिस टेक्निक को डाटा ट्रांसमिशन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहते हैं, या द डाटा ट्रांसमिशन थ्रू कॉपर वायर्स या इलेक्ट्रिकल वायर्स। सो एट दैट टाइम वायर्स की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। स्टूडेंट्स, वायर्स की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि एक तो कॉपर मेटल जो इस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और वो दूसरी जगह दूर कहीं है, तो लिहाजा आपको बहुत लंबे डिस्टेंस पे कॉपर वायर्स बिछानी पड़ती हैं, विच बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, ये जो वायर्स के थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन है, इट बिकेम एक्सपेंसिव। वाई इट बिकेम एक्सपेंसिव? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव नेचर ऑफ मेटल, ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर की एक्सपेंसिव नेचर होने की वजह से वायर्स एक्सपेंसिव हैं और सारे का सारा प्रोसेस एक्सपेंसिव हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ इसका एक और बहुत बड़ा फ्लॉ ये था कि जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू वायर्स, अब आप जानते हैं कि करंट हीटिंग इफेक्ट भी कॉज करता है। तो वायर्स के थ्रू जो डाटा है वो करंट की फॉर्म में तो ट्रांसफ़र होता था, और उस करंट से ज़ाहिर है लंबी लंबी वायर्स में हीट प्रोड्यूस होती थी और उस हीट की वजह से एनर्जी लॉस होती है। ज़ाहिर है डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी करंट की ही एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और यही एनर्जी डाटा की सूरत में आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो एनर्जी के लॉस होने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन का लॉस। सो आप अब यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं, information losses were huge. So information losses were huge. इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती थी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और इलेक्ट्रिसिटी जब भी किसी कंडक्टर में से फ्लो करती है हीट प्रोड्यूस करती है और हीट से एनर्जी का लॉस होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा फ्लॉ ये था कि जो कॉपर वायर्स हैं वो अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस में हैं तो ज़ाहिर है कॉपर वायर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है। और याद कीजिए, आपने पढ़ा था किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लंबी लंबी वायर्स की रेजिस्टेंस ज़ाहिर है ज़्यादा होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस केस में डाटा एक जगह से बहुत दूर किसी दूसरी जगह तक बहुत देर से पहुंचता था। सो हम ये कह सकते हैं कि द डाटा ट्रांसमिशन इज स्लो। सो लेट्स से डाटा ट्रांसमिशन थ्रू वायर्स
इज वेरी स्लो। ये बहुत स्लो थी, लॉसेस भी थे, एक्सपेंसिव भी थी, लिहाजा ज़रूरत पड़ गई कि वायर्स को खैर बात कह दिया जाए, वायर से कोई बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए। तब डियर स्टूडेंट्स हमने एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इजाद किया। हमने ऑप्टिकल फाइबर का इजाद किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर, जैसे कि ऑप्टिकल का मतलब लाइट है, ऑप्टिकल फाइबर लाइट फाइबर कहते हैं। इसमें डाटा ट्रांसमिट होता है थ्रू लाइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये प्लास्टिक या ग्लास की बनी होती है, ये कॉपर की तरह एक्सपेंसिव नहीं है। तो हम पहला पॉइंट ही ये लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव और इट इज़ इनएक्सपेंसिव। इससे दूर दराज के इलाकों तक बिछाया जा सकता है क्योंकि ये उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें डाटा क्योंकि लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र होना है और लाइट ने रिफ्लेक्ट होते हुए जाना है इसी पाइप के अंदर, तो लिहाजा इसमें इंफॉर्मेशन के लॉसेस बहुत कम होंगे। सो इंफॉर्मेशन losses are very less। इंफॉर्मेशन के लॉसेस डियर स्टूडेंट्स इसमें बहुत कम है। माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरी बात यह है कि इसमें डाटा ने करंट की सूरत में फ्लो नहीं करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में फ्लो नहीं करना, इसमें डाटा ने फ्लो करना है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और इस कायनात में आप जानते हैं फास्टेस्ट चीज़ कौन है? फास्टेस्ट चीज़ लाइट है। तो डियर स्टूडेंट्स, द डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू लाइट, यानी कि द प्रोसेस इज द फास्टेस्ट प्रोसेस। सो द डाटा ट्रांसमिशन इज वेरी फास्ट। तो इस केस में डाटा ट्रांसमिशन जो है वो बहुत फास्ट है, यानी कि इट इज़ विद द स्पीड ऑफ लाइट। और माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि इसमें जो डाटा कैरिंग कैपेसिटी है वो कॉपर वायर्स की निस्बतन बहुत हाई है। तो इसे कहते हैं इसकी बैंड विड्थ बहुत हाई है, हाई बैंड विड्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैंड विड्थ का वर्ड है इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बैंड विड्थ कहते हैं एक लम्हे में, एक यूनिट टाइम में डाटा को ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी। वायर्स की बैंड विड्थ बहुत कम हुआ करती है। वायर्स फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर की एक वायर जितना डाटा एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की एबिलिटी रखती है, वही डाटा सिर्फ 6 मिलीमीटर की ऑप्टिकल फाइबर एक यूनिट टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉपर वायर 7 सेंटीमीटर्स की जितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, वही डाटा ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ 1 मिलीमीटर की हो तो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इस बात को समझने के लिए हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करके देखते हैं, यानी कि कॉपर वायर इतनी थिक हो सच दैट इट्स डायामीटर इज ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर। तो दिस 7 सेंटीमीटर थिक कॉपर वायर जितना डाटा ट्रांसमिट कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, वही सिर्फ 6 मिलीमीटर की थिन ऑप्टिकल फाइबर एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुंचा सकती है। सो आप यही यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं कि इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी बहुत बेटर है, इसकी बैंडविड्थ बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, बात शुरू करते हैं फिर कंपैरिजन बिटवीन हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क पर। कंपैरिजन के एतबार से सबसे पहला डिफरेंस हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का ये है
कि डियर स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क इज हैविंग अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क की निस्बतन काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए इस पॉइंट को लिखते हैं, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, और यहाँ पर लेस स्टोरेज कैपेसिटी है, बल्कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू द हार्ड डिस्क। डियर स्टूडेंट्स, अब नॉर्मली जो हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं दे आर अप टू 1000 गीगाबाइट्स ऑफ कैपेसिटी। 1000 GB तक उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मेगाबाइट्स डाटा स्टोर कर सकती हैं। मेगाबाइट्स को 10⁻⁶ कहते हैं। तो अगर मैं इनकी स्टोरेज कैपेसिटीज़ लिखूं डियर स्टूडेंट्स, तो हार्ड डिस्क के लिए तकरीबन 1000 गीगाबाइट्स 10⁹ बाइट्स तक का डाटा स्टोर करती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क इज जस्ट 5 मेगाबाइट्स 10⁻⁶ बाइट्स तक का डाटा स्टोर कर सकती है। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। एक बात माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो दूसरे डिफरेंसेस हैं वो ये भी हैं कि हमारी हार्ड डिस्क डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, यानी ये ज़्यादा रिलायबल कह सकते हैं डाटा की सिक्योरिटी के एतबार से। सो द डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली ऑन हार्ड डिस्क। चलिए इस पॉइंट को लिखते हैं, डाटा इज permanently stored on hard disk. It is secured there. जबकि माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लॉपी डिस्क की अगर बात की जाए तो डाटा यहाँ परमानेंटली स्टोर नहीं होता, यहाँ पर डाटा विद द पैसेज ऑफ टाइम फेड होता रहता है। यानी अगर किसी फ्लॉपी डिस्क में कोई डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट हो सकता है कि 5-10 दिन उस फ्लॉपी डिस्क में स्टोर रहे, लेकिन जैसे जैसे फ्लॉपी डिस्क की उम्र बढ़ती जाएगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होती जाएगी। आप जानते हैं कि फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वो डाटा को लूज़ करती जाएगी। सो डाटा इज़ नॉट परमानेंटली स्टोर्ड ऑन फ्लॉपी डिस्क। चलिए इस बात को लिखते हैं, data is not permanently stored on floppy disk। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डाटा लूज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए हम अब ये बात कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क इज़ रिलायबल, मच मोर रिलायबल। तो चलिए इस बात को लिखते हैं, हार्ड डिस्क इज़ रिलायबल स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वेयरएज इस पॉइंट में हम लिखेंगे फ्लॉपी डिस्क इज़ नॉट रिलायबल स्टोरेज कैपेसिटी, whereas floppy disk is not reliable storage of information। जबकि ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये अच्छा रिलायबल तगड़ा सोर्स, तगड़ा स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम फ्लॉपी डिस्क को यूज़ नहीं करते और विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्लॉपी डिस्क ऑब्सोलीट भी हो गई है, ख़त्म भी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास विच इज़ द लास्ट वन। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए ये अब आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर का 17.3।
Students, question is what is the difference between RAM and ROM? RAM और ROM में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क जानने के लिए हमें यहाँ पर हेडिंग्स देनी पड़ेंगी। एक तरफ RAM की, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक RAM की हेडिंग दे देते हैं और यहाँ पर ROM की हेडिंग दे देते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे मेजर फ़र्क रैम और रोम का इनकी फुल फॉर्म, इनका एक्रोनिम है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं रैम किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, किस चीज़ की एब्रीवेशन है ये? स्टूडेंट्स, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बरक्स रोम किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? रोम की फुल फॉर्म क्या है डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। स्टूडेंट्स, अगर आप इनके फुल फॉर्म्स को ही समझ लें तो आपको इन दोनों चीज़ों का बेहतरीन डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे कि जब आप इस रैंडम एक्सेस मेमोरी को देखते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है डियर स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सेस मेमोरी? क्या मतलब है इसका? डियर स्टूडेंट्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि ये मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट की इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग यूनिट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के अपने अंदर ले आती है, प्राइमरी मेमोरी में ले आती है, यूज़ करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, हमेशा से मैं ये एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर आप अपना मनपसंद गाना प्ले करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो जब आप गाना प्ले करेंगे तो ये रैम फ़ौरन से आपकी हार्ड डिस्क में मौजूद उस गाने को उठा के प्राइमरी मेमोरी में ले आएगी और उस गाने की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना शुरू कर देगी, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना शुरू कर देगी। उस गाने में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें एक्सेस करके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना शुरू कर देगी। सो ये रैंडम एक्सेस है। फॉर एग्जांपल, आप गाना बंद करके फ़ौरन अपना कोई डॉक्यूमेंट ऑन करना चाहते हैं, कोई अपनी रिपोर्ट, कोई अपना लेटर देखना चाहते हैं, आपने फ़ौरन गाना बंद किया और हार्ड डिस्क के किसी दूसरे कोने पे मौजूद कोई इन्फॉर्मेशन है वो सामने स्क्रीन पे एक्सेस करनी है, वो सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम फ़ौरन से उस गाने को ख़त्म करेगी, अपनी मेमोरी से रिमूव करेगी और उस पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द हार्ड डिस्क पे जाके आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिट्रीव करेगी और वो सामने स्क्रीन पर शो कर देगी। तो दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी कि आप किसी भी लम्हे किसी भी चीज़ को अपनी सेकेंडरी मेमोरी से अपनी प्राइमरी मेमोरी में एक्सेस करवा सकते हैं, अपनी प्राइमरी मेमोरी में ला सकते हैं, सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ये काफ़ी फास्ट होती है। सो इट इज़ द फास्ट मेमोरी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप सेकंड पॉइंट वो इसी तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ द फास्ट मेमोरी। ये फास्ट होती है, इजीली एक्सेसिबल होती है, जबकि इसके बरक्स जो रैम है, जो रोम है, वो इसके मुकाबले में कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो है। लेकिन ये सेकेंडरी मेमोरी जितनी स्लो नहीं होती, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी ही की फॉर्म कहलाती हैं। तो प्राइमरी में भी रैम ज़रा ज़्यादा फास्ट है और रोम उससे थोड़ी सी ज़रा स्लो होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, रैम उस वक़्त यूज़ की जा रही होती है जब आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस वी आर यूजिंग, या कंप्यूटर इज़ यूजिंग इट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर जो है वो रैम को यूज़ कर रहा है। सो चलिए लिखते हैं, इट इज़ द मेन मेमोरी नॉर्मली यूज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। सो इट इज़ नॉर्मली, आम तौर पे यूज़ की जाती है, नॉर्मली यूज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस या ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। दोनों बातें लिख सकते हैं कि किसी भी काम को
जब किया जा रहा होता है तो उस काम को करने के लिए जो मेमोरी खर्च हो रही होती है कंप्यूटर की वो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है। जबकि डियर स्टूडेंट्स जो रोम है वो सिर्फ स्टार्टअप्स के ऊपर ही इस्तेमाल होती है। जब कंप्यूटर को आप जो है ऑन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, उस वक्त जो मेमोरी कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है वो रोम होती है। तो आप इसे कह सकते हैं इट इज़ नॉर्मली यूज्ड ड्यूरिंग startup of the system। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक और चौथा पॉइंट ये भी लिखा जा सकता है कि ये प्योरली वॉलेटाइल है। रैम वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब है कि जब तक आप इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट की जा रही है, तब तक जो चीज़ें इसमें स्टोर हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे, तो जो भी डाटा इसमें स्टोर हुआ होगा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये दोबारा इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करने पर वहाँ से स्टार्ट नहीं होगी जहाँ से आपने छोड़ी थी। जबकि इसके बरक्स डियर स्टूडेंट्स जो रोम है इट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। जबकि जो रोम है वो वॉलेटाइल नहीं होती। इसमें जो आप एक दफ़ा डाटा स्टोर कर देंगे, दोबारा आपको वहाँ से ही डाटा एक्सेस होगा जहाँ से आपने छोड़ा था। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट्स समझ आए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम छोटे छोटे से क्वेश्चन जो थे आपको क्लियर हुए हैं, आपने सीखे हैं, समझे हैं और नोट भी किए हैं। आपसे मुलाकात करूँगा अगली बार अगले चैप्टर के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।